क्लास कक्षा 12वीं कॉमर्स का विषय व्यवसाय अध्ययन का 9वां चैप्टर चल रहा था वित्तीय प्रबंध। इसका आज हमारा क्लास 3, ठीक है। क्लास 2 में मैंने वित्तीय नियोजन के बारे में बताया था कि जब कोई व्यापारी अपनी पूंजी की व्यवस्था करता है तो वित्त का नियोजन, वित्त की योजना किस प्रकार बनाता है। तो वित्तीय नियोजन का महत्व के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है यहाँ पर व्यवसाय को सफल संचालन करना, कि आप अपने व्यवसाय को किस प्रकार संचालन कर सकते हो, आप अपने व्यवसाय को किस प्रकार संचालित करने में व्यय करते हो, आप अपने संचालन जो अपन व्यवसाय का संचालन करते हैं तो उसमें क्या क्या आप योजनाएं बनाते हो कि व्यापार हमारा सही पूर्वक चल सके। पढ़ता हूं, सुनना। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व वित्तीय योजना का ढांचा बनाना। सही बात है, आप किसी भी व्यवसाय को अगर चलाना चाहते हो तो व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले आप उसका एक ढांचा बना लो, आप उसका एक बजट बना लो कि हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार चलाएंगे, व्यवसाय में कहां कहां पर खर्च किया जाएगा, व्यवसाय में अनावश्यक खर्च तो नहीं होगा। इस प्रकार की संपूर्ण बातों को इकट्ठा करके जमा करके आप एक ढांचा बना लो, ढंग बना लो। व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व ही व्यवसाय का आकार एवं संभावित विस्तार की योजना को ध्यान में रखकर ही वित्तीय नियोजन किया जाना चाहिए। सही बात है। अगर आप अपने व्यवसाय को चाह रहे हो कि मैं व्यवसाय को धीरे धीरे प्रारंभ करूं और आगे चलाकर मैं उसका विस्तार करूं, तो आप उसको पहले से ही उसकी क्या बना लो, योजना बना लो कि समय पर व्यवसाय आपका प्रारंभ होगा, समय पर कौन कौन सी वस्तुएं खरीदोगे, समय पर किस चीजों पर व्यय करोगे, किस चीजों पर आप पैसे को बचाओगे, उसकी योजना आपको पहले से बनाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट बोलता है व्यवसाय का कुशल संचालन। सही है। तीसरा पॉइंट बोलता है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। आप चाहते हो कि हमारा व्यवसाय विकास करे, विस्तार करे, तरक्की करे, हमारा व्यवसाय में ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो इसके लिए आपको व्यवसाय को प्रारंभ करने और व्यवसाय को चलाते रहने के साथ साथ आपको व्यवसाय के वित्त की, पैसे की क्या करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा कि मैं कच्चा मटेरियल कितने रुपए तक खरीदूंगा, मैं कितने रुपए का खर्च करूंगा, किन वस्तुओं पर क्या चीजें व्यय करूंगा, इन सभी की आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी। अगला बोलता है व्यवसाय की तरलता, व्यवसाय की भावी विकास हेतु उद्योगों से अधिक नई औद्योगिक इकाई को आकर्षण करने के लिए उचित पूंजी विनियोग अनिवार्य आवश्यकता। जैसे आज के जमाने में नई नई वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है, हर कोई चाहता है कि मेरे को नई सी नई वस्तुएं प्राप्त हो और अच्छी कीमत प्राप्त हो, तो उसी तरीके से उद्योग होंगे, जो उपक्रम होंगे, वो भी चाहेंगे कि मैं कम कीमत पर अच्छी से अच्छी नई नई वस्तुओं का आविष्कार करूं, जिससे मेरे उपभोक्ता जो ग्राहक है वो नई नई वस्तुएं प्राप्त करे और निरंतर मेरे ग्राहक बने रहे। तो इस प्रकार व्यवसाय के विकास के लिए भी क्या होती है, पूंजी की नियोजन या वित्त का नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। अगला होता है पूंजी के साधनों में उचित समन्वय। पूंजी के साधन पता है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साथ, इन सबका आपस में क्या करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए, जिससे आपका उत्पादन अच्छे तरीके से हो सके। ठीक। अगला पॉइंट होता है पूंजी की सुरक्षा। आप ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आप जो पूंजी व्यय कर रहे हो उसमें सुरक्षा हो। जैसे हम लोग कहीं पर कच्चा माल खरीदते हैं तो कच्चा माल ऐसा खरीदो जो हमको सही तरीके से मिल जाए। जैसे हम लोग सामान खरीद लिए, वो खराब सामान था तो हमारा पैसा भी गया और जो सामान आया वो भी खराब है। अब उससे आप अगर उत्पादन का कार्य भी करते हो तो जो उत्पादित वस्तु होगी वो भी खराब होगी। अगर उत्पादित वस्तु खराब होगी तो मार्केट में बिकेगी नहीं, और अगर मार्केट में बिक भी गई तो ग्राहक आपकी सामान से संतुष्ट नहीं होंगे, और अगर एक बार ग्राहक आपकी व्यवसाय या वस्तु से संतुष्ट नहीं हुए तो दोबारा आपकी वस्तुएं कभी नहीं खरीदेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि पूंजी की सुरक्षा। अगला होता है पूंजी पर उचित प्रत्यय। व्यवसाय हो या व्यवसाय द्वारा विनियोजित सदैव उचित प्रत्यय प्राप्त होना चाहिए कि यह व्यवसाय की सफलता का मूल आधार है। आप कहीं पर व्यवसाय पर पैसा खर्च करते हो, देखना बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं, बहुत सारे जो पूंजीपति होते हैं, वह अपने व्यवसाय की संपत्तियों को निरंतर क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने बैंक में पैसा जमा कर देते, उन लोग अपनी पूंजी को निरंतर क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात वो किसी दूसरी कंपनी के क्या कर लेंगे, प्रतिभूति खरीद लेंगे, या कहीं पर जमीन खरीद लेंगे, या कहीं पर भवन खरीद लेंगे, या किसी अन्य चीजों में विनियोग कर देंगे, जिससे उनको क्या मिलता रहेगा,
लाभ मिलता रहेगा, निरंतर लाभ मिलता रहेगा और वह लाभ उसके व्यवसाय के लिए क्या होगा, लाभ प्राप्त करेगा। अर्थात आप अपने व्यवसाय के लिए उचित प्रत्यय अर्थात उचित विनियोग करो जिससे आपके व्यवसाय को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ठीक, उसके बाद आता है एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन की विशेषता। अगर आप वित्त का नियोजन करते हो, पैसे का नियोजन करवाते हो, पैसे की व्यवस्था करते हो नियोजन के माध्यम से, तो उसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है सरलता। किसी भी उद्योग के लिए पूंजी प्राप्त करना इस प्रकार की योजना हो जिसका आधार अनुमान सरलता से लगाया जा सके। आप कहीं पर पैसे का नियोजन कर रहे हो, योजना बना रहे हो, तो इस प्रकार लगाओ कि सरलता से आप उसको व्यय कर सको और प्राप्त कर सको। इसका प्रबंध सुविधाजनक हो, मतलब उसकी व्यवस्था भी आसान तरीके से हो। इन योजनाओं के वित्त प्राप्त करने तथा निर्गमन प्रतिभूतियों का स्वरूप जटिल हो जिससे भविष्य में काफी कठिनाई उत्पन्न होती। इसलिए जहां तक संभव हो वित्तीय योजना सरलता की दृष्टि से ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। जैसे आप अगर पैसा प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस प्रकार की योजना बनाओ कि आपको पैसा क्या हो जाए, आसानी से मिल जाए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे समता अंश है। अगर आप इन अंशों का निर्गमन करते हो तो इससे क्या फायदा होता है, इससे यह फायदा होता है कि इनको ब्याज देना नहीं पड़ता, पैसा प्राप्त हो जाता है ना, और इनको अगर व्यवसाय समापन की स्थिति आती है तो पैसा वापसी की भी गारंटी कम हो जाती है। लेकिन वही स्थिति अगर पूर्वाधिकार अंशों पर होगा, अगर आप पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपके व्यवसाय में लाभ हो या हानि, इनको क्या देना पड़ेगा, आपको लाभांश देना पड़ेगा। पूंजी वापसी भी समय पर करना पड़ेगा। इनको वापसी करने की कोई जरूरत नहीं, किंतु इनको वापसी करना जरूरी हो जाता है। अर्थात आपके व्यवसाय में पूंजी प्राप्त करने की जो शर्तें होती है वे प्राप्त करने के उद्देश्य को देखा जाता है कि आप किस प्रकार के अंशों का निर्गमन करते हो पैसा प्राप्ति के लिए। क्या समता अंशों का निर्गमन कर रहे हो, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर रहे हो, या ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहे हो। अगर आप इनके अलावा अगर ऋण पत्रों का निर्गमन करते हो तो ऋण पत्रों में एक ज्यादा लाभ होता है कि आपके व्यवसाय में लाभ हो या हानि आपको उनका पैसा ब्याज के रूप में देना ही पड़ेगा, चाहे आपके व्यवसाय में हानि हो या लाभ हो। ठीक, तो सरलता पहला शर्त होता है सरलता। दूसरा होता है दूरदर्शिता। आप नियोजन जो करोगे आप भविष्य को ध्यान में रखकर नियोजन करो, मतलब भविष्य में होने वाली आवश्यक अनावश्यक व्यवहारों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए कि आज मैं इस पर खर्च करूंगा या आज मैं पैसा प्राप्त करूंगा या पैसा लगाऊंगा या पैसा मुझे मिलेगा, तो क्या मैं इसका भविष्य में किस प्रकार उपयोग कर सकता हूं, किस प्रकार इससे लाभ प्राप्त कर सकता हूं। अर्थात सभी भविष्यात्मक मतलब दूरदर्शिता को देखकर ही ध्यान करना चाहिए। तीसरा पॉइंट बोलता है लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब होता है आप उनमें बदलाव कर सको, अनुरूप व्यवसाय के अनुरूप हो, चाहे आप व्यवसाय के समस्याओं के अनुरूप हो या व्यवहार के अनुरूप आप उसमें परिवर्तन कर सको। जैसे हम लोग जैसे कोई नियम बनाते हैं, अगर नियम में परिवर्तन करना चाहे तो समय के अनुकूल उसको क्या कर लेते हैं, नियम को बदल देते हैं। अर्थात उसी को बोलता है कि किसी भी उद्योग की सफलता संचालित करने के लिए आवश्यक है कि उनकी पूंजी ढांचे में किसी प्रकार की कठोरता ना हो, बल्कि किसी प्रकार हो कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सरलता पूर्वक संचालन किया जा सके। अर्थात उसको धीरे से बदल सको, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर सको, बदल सको। अगला होता है तरलता। उद्योग की वास्तविक धन को उतनी आवश्यक होती है जितने की उद्योगपति की साख एवं संपत्ति। फिर भी उद्योग सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए धन तथा संपत्ति का एक निश्चित भाग रहना चाहिए जिसे तरल स्थिति में बनाकर रखा जा सके। अर्थात किसी भी व्यवसाय की अगर संपत्ति अच्छी होगी तो उस व्यवसाय का जो लाभ होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। क्योंकि देखना आने वाले समय में जैसे जो उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, जो ज्यादा लाभ होता है उस लाभ को लोग क्या कर देते हैं, कहीं पर विनियोग कर देते हैं। अर्थात कहीं पर भूमि खरीद लेंगे, कहीं पर कुछ संपत्ति खरीद लेंगे, कहीं पर किसी व्यवसाय की प्रतिभूतियां खरीद लेंगे। तो क्या करते हैं, एक प्रकार से ये लोग विनियोग कर लेते हैं
और समय के अनुकूल अगर इनके व्यवसाय में कोई समस्या उत्पन्न होती है, समय के अनुकूल ये क्या करते हैं, उस संपत्ति को तरलता मतलब पैसे में बदलाव करके उसका उपयोग अपने व्यवसाय में कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक घर का ही उदाहरण ले लो, जैसे आपके घर में आपके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है और आपके पास कैश के रूप में कुछ भी नहीं, किंतु आपके पास जमीन है, बहुत सारी भूमि है। अगर आपके घर में कोई समस्या आ जाती है और आपके पास पैसा नहीं होता तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जमीन को बेचोगे, जो सोना चांदी है उसको बेचकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, उसको समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में भी किया जाता है। अगला बोलता है उपयोगिता। उद्योगों में जितनी पूंजी उपयोग लगाई जाती है उसका सही सही उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उतना पैसा सही उपयोगों में खर्च करो। आगे बोलता है जिससे वर्ष के अंतिम अंशधारियों को उचित दर पर सही लाभांश दिया जाए। और अगर आप सही उपयोग करोगे तो जो अंशधारी होंगे, जो आपके व्यवसाय में पैसा लगाए हैं, चाहे वो समता अंश हो, चाहे वो पूर्वाधिकार अंश हो, चाहे वो ऋण पत्रधारी हो, उनको सही तरीके से लाभांश और ब्याज दिया जा सके, विनियोगकर्ताओं को पूंजी लगाने के लिए आकर्षित हो सके और व्यवसाय प्रारंभ में वित्तीय नियोजन की जा सकती है। अगला बोलता है पूर्णता। यह भी वित्तीय नियोजन की एक विशेषता है कि वित्तीय नियोजन में पूर्ण गुण होना चाहिए। पूर्णता का अभिप्राय यह है कि संस्था के सभी अंगों को पूर्ण रूप से ध्यान दे, कोई अंग छूट न जाए ताकि भविष्य में हानि का सामना आपको हर एक पहलू व्यवसाय की छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, हर एक छोटी से छोटी चीजों पर व्यय या खर्च करना चाहिए जो लाभ हो सके, कि समय आने पर उस पर हानि ना हो। और लास्ट पॉइंट बोलता है आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान। अगर भविष्य में कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए आप हमेशा तत्पर हो, अर्थात दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय को चलाओ, जिससे समय आने पर उसको उस समस्याओं का क्या करा जा सके, समाधान निकाला जा सके। ठीक है, तो ये तो था वित्तीय नियोजन के। अब आता है वित्तीय नियोजन की सीमा। वित्तीय नियोजन की सीमा में बोलता है पूर्वानुमान पर आधारित। वित्तीय नियोजन प्रायः भविष्य के गर्भ देखना है, क्योंकि वित्तीय नियोजन आप जो करते हो, आप जो पैसा लगाते हो वो क्या भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या लगाते हैं, पैसा को लगाते हैं। भविष्य की परिस्थिति को ध्यान में रखकर पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। सही बात है, आज का समय सही है किंतु भविष्य में ये समय ऐसा ही रहेगा, निश्चित है कभी नहीं, ये अनिश्चित है। इसलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखकर ही पूर्वानुमान लगाना चाहिए। भविष्य सदैव अनिश्चित रहता है या निश्चित के कारण कभी कभी पूर्वानुमान असफल हो जाता है, जिससे वित्तीय नियोजन असफल। जैसे आप नियोजन के लिए आप अपनी योजना बनाए हो कि मैं इतना खर्च करूंगा, इस प्रकार करूंगा, आप भविष्य में उतनी वस्तु या उतना पैसा आप जमा करके रखे हो कि मैं भविष्य के लिए, किंतु क्या जरूरी है कि भविष्य में आप जितना सोचिए वो जरूरी, ये अनिश्चित है। इसलिए आप इसको कभी नहीं बोल सकते कि मैं जितना उद्योगों में खर्च करूंगा क्या ये सही खर्च होगा, व्यवसाय का सफल संचालन में सही तरीके से कर पाऊंगा। इसलिए आपको पूर्वानुमान पर सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। अगला बोलता है समन्वय का अभाव। समन्वय का अभाव अर्थात वित्तीय नियोजन की संस्था से बाहर अधिकारियों का समन्वय का होना आवश्यक, किंतु कभी कभी अच्छा समन्वय न रहने से अच्छी वित्तीय नियोजन असफल हो जाती है और दोष अधिकार उत्पन्न होते हैं। अगला बोलता है परिवर्तनीय दशा। परिवर्तनीय दशा जैसे व्यवसाय के बाहर का जो क्षेत्र होता है, जो हम अपने व्यवसाय में बता सकते हैं कि हमारा व्यवसाय किस प्रकार का उत्पादन कर रहा है, किस प्रकार की वस्तुओं पर हम लागत कर रहे हैं, किस प्रकार खर्च कर रहे हैं, अर्थात हम अपने आंतरिक व्यापार के बारे में बता। किंतु बाह्य जो व्यापार की बाहर की स्थिति है, परिस्थिति है, क्या उसको बता सकते हो कि हम जो उत्पादन करें हैं सामान, ग्राहक हमारी वस्तुएं खरीदेगा, ग्राहक को सही कीमत पर वस्तु मिलेगी। हो सकता है आप सामान कम कीमत पर लागत लगाकर कम कीमत पर ही बेचना चाहते हैं, किंतु जब व्यवसाय से बाहर आपकी वस्तुएं बिकने जाएंगी तो हो सकता है जो बीच के मध्यस्थ होते हैं वे वस्तु की कीमत को बढ़ाकर बेचते हैं, जिससे आपका सामान कम बिकेगा। सामान अगर कम बिकेगा तो आपके व्यवसाय को कम लाभ होगा और हो सकता है लाभ प्राप्ति भी ना हो। मतलब आपके व्यवसाय की जो परिवर्तन दशाएं, जो बाहर की जो दशाएं, उनके अनुकूल ही वस्तुओं को बनाना, ये तो संभव नहीं है। अगला बोलता है मानसिक सीमा। वित्तीय नियोजन बौद्धिक श्रेष्ठता पर निर्भर होती है।
प्रबंधकों की अपेक्षित योग्यता न रहने पर भी वित्तीय योजनाओं का सही रूपांकन नहीं हो पाता। ठीक है, अब आता है पूंजी संरचना एवं पूंजीकरण, जिसमें आता है सबसे पहला पॉइंट पूंजी संरचना। पूंजी संरचना का मतलब है आप पैसे को कहां कहां पर उपयोग की स्थिति में लाते हो कि पूंजी की व्यवस्था सही तरीके से हो सके। ठीक है, पहले प्रस्तावना दिया है, इसको मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। एक सुदृढ़ पूंजी संरचना प्रत्येक व्यवसाय संस्था की सफल का मुख्य आधार है। यह कंपनी के आर्थिक सुदृढ़ता को प्रकट करती है। वित्तीय नियोजन बनाते समय पूंजी ढांचे की रचना की विचार करना आवश्यक है। किसी भी संस्था की पूंजी की कुल मात्रा निर्धारण कर लेने के पश्चात पूंजी के स्वरूप अर्थात पूंजी की संरचना को निर्धारित करना पड़ता है। पूंजी की संरचना आपको मालूम होगा कि मैंने व्यवसाय के बारे में सोचा कि मैं यहाँ पर व्यवसाय करूंगा, इतने लोग काम करेंगे, इस प्रकार का व्यवसाय करूंगा, हर चीज आपने डिसाइड कर लिया। तो आपको डिसाइड करने, आपके सोचने के बाद आपको पूंजी की संरचना मतलब पूंजी को आप किस प्रकार उपयोग करोगे जिसका आप भविष्य में क्या कर सको, लाभ प्राप्त कर सको, इस प्रकार उसकी संरचना को आपको बनाना पड़ेगा। एक व्यवसायिक उपक्रम की पूंजीकरण की राशि को निर्धारित करने के पश्चात यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि पूंजी का स्वरूप क्या होगा, अर्थात पूंजी की संरचना कैसी होगी। दीर्घकालीन पूंजी में अंश ऋण पत्र महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इसका अनुपात क्या होगा महत्वपूर्ण पहलू है। एक सुदृढ़ पूंजी संरचना कंपनी की सफलता का सही निर्णय होता है। अलग अलग कंपनियों की पूंजी ढांचा भी अलग अलग होता है। पूंजी ढांचा आकार, प्रकार, व्यवसाय के स्वभाव व उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यद्यपि सभी कंपनियों में पूंजी ढांचा मतलब संरचना विशिष्ट महत्व होता है। हर प्रकार की कंपनियों का पूंजी अलग अलग होता है। जिस प्रकार की पूंजी, जिस प्रकार का व्यवसाय होगा उस प्रकार की आपको पूंजी संरचना निर्धारित करनी पड़ेगी। अब आता है पूंजी संरचना का आधार। किसी भी संस्था से मतलब यहाँ पर कंपनी को बताया है। आर्थिक चिट्ठा मतलब जो साल के अंत में हम व्यवसाय की स्थिति को बताते हैं कि व्यवसाय में किस प्रकार की संपत्ति है, किस प्रकार के दायित्व है, कंपनी को क्या क्या लाभ हुआ है, कंपनी के पास कितनी पूंजी है, उसके बारे में बोलता है। करने के चिट्ठी के विश्लेषण करे तो विवादित होगा कि उनकी कुल पूंजी का कितना भाग सामता अंशों पर है, कितना पक्ष ऋण पत्र बंधकों पर वितरण किया गया। इस प्रकार प्रतिभूतियों के बीच निर्धारित अनुपात को ही पूंजी ढांचा कहते हैं। अन्य शब्दों में पूंजी ढांचा यह दर्शाता है कि पूंजीकरण की कुल राशि किस प्रकार प्रतिभूतियों में अनुपात के आधार पर वितरण किया। जैसे अगर किसी व्यवसाय में पूंजी चाहिए तो ये तो पूंजी को कहां से प्राप्त कर रहा है, क्या अंशों के माध्यम से प्राप्त कर रहा है या ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त कर रहा है या बंधक के रूप में प्राप्त कर रहा है, किसके माध्यम से प्राप्त कर रहा है। तो आप अपने व्यवसाय की संपूर्ण बातों को इन पर निर्भर करा सकते हो कि क्या किस रूप में आपके पास पूंजी की व्यवस्था है। ऋण पत्रों के माध्यम से है, अंशों के माध्यम से है या बंधकों के माध्यम से है। ठीक है, उसके बाद आता है परिभाषा। मैं थर्ड परिभाषा पढ़ रहा हूं, सुनना। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि पूंजी ढांचे एक इस बारे में निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंश से एकत्र किया गया। पूंजी ढांचा क्या है, आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जो मेरे पास पूंजी की व्यवस्था है वह अंशों के माध्यम से प्राप्त हुई है कि ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त किया है या बंधकों के माध्यम से प्राप्त किया गया। अर्थात कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों में एकत्र किया है, कितना ऋण पत्रों में। ऋण पत्रों का अंशों का भी कितना भाग अनुमान पूंजी पर रखा जाता है और कितना जोखिम है, क्योंकि अंशों का जब आप निर्गमन करोगे तो अंश भी दो प्रकार के होते हैं, समता और पूर्वाधिकार।
तो इस पर जोखिम कम होता है। क्यों? क्योंकि इस पर ना तो लाभांश देना जरूरी है और ना ही पूंजी वापसी। ये समापन के समय में ही पूंजी इसको वापस करोगे, किंतु पूर्वाधिकार में जोखिम होता है, आपको लाभांश देना जरूरी है। जितना लाभांश इस पर फिक्स होगा आपको लाभांश देना पड़ेगा। पूंजी की वापसी भी इसको जितने सालों के लिए आप निर्गमन करोगे इसकी वापसी जरूरी होगी, इसका मोचन जरूरी होता है। अर्थात जो अंशों का आप निर्गमन करे हो जिससे आपको पूंजी ढांचा तैयार हुआ है, तो क्या ये जोखिम वाला है या जोखिम नहीं है, इसकी भी आपको व्यवस्था देखनी पड़ेगी एक पूंजी संरचना में। आगे बढ़ता है, व्यवसाय की पूंजी मिश्रित का स्वरूप क्या होगा, अर्थात अंशों और ऋणपत्रों या बंधकों का जो मिश्रण होगा वो किस प्रकार आपकी पूंजी को प्रभावित करेगा, किस प्रकार आपकी पूंजी संरचना को प्रभावित करेगा कि इस पूंजी का आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, व्यवसाय में लाभ कमा सको। क्योंकि आपका जो संरचना, अगर आपका जो पूंजी होगा अगर वो जोखिम भरा होगा तो आप लाभ कमाने का अनुमान कम कर सकते हो। अगर आपका व्यवसाय में जो पूंजी होगा वो कम जोखिम का होगा तो आपकी पूंजी संरचना अच्छी होगी और उसका विनियोग अच्छा होगा जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अगर ऋणपत्रों के माध्यम से आप पूंजी प्राप्त करते हो तो ऋणपत्रों का भी मैंने बताया है कि ऋणपत्रों पर आपको लाभ हो चाहे हानि हो ब्याज देना जरूरी है, ब्याज आपको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपके जो विनियोजक करता है, जो आपके व्यवसाय में पैसा लगाए हैं, वो इस बात पर निर्भर करेंगे, इस बात को ध्यान देंगे कि आपकी पूंजी संरचना किसके माध्यम से पूंजी संरचना या पूंजी ढांचा तैयार हुआ है कि भविष्य में मेरे को लाभ होगा कि इसका पूरा का पूरा आपके पूंजी प्राप्ति पर निर्भर करता है कि आप पूंजी को प्राप्त किस प्रकार किए हो, अंशों के माध्यम से, ऋणपत्रों के माध्यम से या बंधकों के माध्यम से। और अगर ऋणपत्र अंशों के माध्यम से किए हो तो अंश कौन से हैं, जोखिम से भरपूर है या जोखिम से भरपूर नहीं है। इन सबको ध्यान में रखकर ही हमको क्या करना पड़ता है, पूंजी संरचना ध्यान करनी पड़ती है। उसके बाद आता है पूंजी संरचना और पूंजीकरण में अंतर, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूंजी संरचना के समय ध्यान देने योग्य बातें, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पूंजी संरचना के बारे में बताया मैंने, विनियोग वित्तीय नियोजन के बारे में बताया मैंने, तो इसको आप ध्यान देंगे और जितना मैंने बताया है इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेजूंगा, कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर लिख लो कि नेक्स्ट आपके असाइनमेंट में इससे संबंधित क्वेश्चन। तो जितना मैंने बताया इतना क्लियर है।